गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो देखिए बेटा, चैप्टर तो हालांकि जो है शुरू तो होगा जो है पदार्थ से, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चूँकि एनसीईआरटी पढ़ते हुए आगे चलेंगे तो हम लोगों को चीज़ें और क्लियर होंगी जो है। तो देखिए, इसमें पढ़ना हम लोग को क्या क्या है। सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान हम लोग जानते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अणुओं के बारे में हम लोग जानते हैं, परमाणुओं के बारे में जानते हैं। तो परमाणु जो है आप लोगों ने पढ़ा है, परमाणु। परमाणु परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है ना। और परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है ना। फिर पद एटम मिले तो क्या बनाए? मॉलिक्यूल बनाए। और जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम ये, एक हाइड्रोजन का एटम ये, दो एटम मिल गए तो क्या बना लिया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा कि चलो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अब क्या बन गया? हमारे पास एक यौगिक बन गया। ये यौगिक क्या है? कंपाउंड। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा परमाणु, परमाणु मिलकर के क्या बनाए? अणु बनाए। और अणु मिलकर के क्या बनाए? यौगिक बनाए। तो रसायन विज्ञान है क्या? जो है रसायन विज्ञान अणु और उनके रूपांतरण का, भाई अणु से ही तो क्या बन रहा है? यौगिक बन रहा है। और तो इसका मतलब अणुओं का क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। इसी को हम लोग रसायन विज्ञान कह सकते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों के संश्लेषण, कैसे पदार्थ बनते हैं, उनका संगठन। संगठन का मतलब, चलो जैसे हम NaCl लिख रहे हैं, अब आप लोग जानते हो सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड किससे किससे मिलकर के बना है? सोडियम और क्लोरीन से। तो पदार्थों का संश्लेषण कैसे हो रहा है, इनका संगठन, इनका गुणधर्म क्या है, और अभिक्रियाओं का अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो क्या कहलाएगी? ऐसे विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो, रसायन विज्ञान आज का ही नहीं है। रसायन विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो रसायन विज्ञान जो है ये बहुत पुराना विज्ञान जो है। अगर आप लोग देखो, रसायन विज्ञान जैसा आज हम समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया जाता, अब अभी तो इसकी खोज के लिए भी किया जाता है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर ऐसा पत्थर था जो लोहे और तांबे जैसी वस्तुओं को सोने में बदल देता था। ठीक है ना। ये पारस पत्थर है। अब इसको आप लोग किस में छुआते हो? लोहे में छुआते हो। हाँ, लोहे में छुआ रहे हो या तांबे में छुआ रहे हो तो ये क्या बन जाता था? सोना बन जाता था। लोहा और तांबे में छुआने से क्या बन जाता था? सोना बन जाता था। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा रसायन विज्ञान जो है, हम लोगों को क्या जानने की कुछ इच्छा होती है कि रसायन विज्ञान में ऐसे रोचक तत्व हैं जो है। इसके अलावा आप लोगों ने अमृत का भी नाम सुना है। अमृत ऐसा पदार्थ जिसके पीने से अमृत की प्राप्ति होती है। तो रसायन विज्ञान का विकास आज नहीं हुआ है। रसायन विज्ञान जो है ये 1300 से 1600 CE में, कहाँ से, किस शब्द से ही हुआ था? इसकी उत्पत्ति कीमिया से हुई थी। मिस्र भाषा में कीमिया जो शब्द था, कीमिया, कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो क्या बताओगे? कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा रसायन विज्ञान जो है वो हम लोगों को कुछ जानने की इच्छा भी होती है। जैसे पारस पत्थर जो कि लोहे और तांबे को छूने पर सोना में बदल दिया जाता था। इसके अलावा अमृत की प्राप्ति हो जाती थी अमृत पीने से। ठीक है। तो रसायन विज्ञान बहुत पुराना विज्ञान है। इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान जो आज हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री, तो पहले जब भारत था तो भारत में इसको हम लोग क्या कहते थे? भारत में पुराने समय में इसको रसायन शास्त्र कहते थे। रस तंत्र, रस क्रिया, रस विद्या आदि कहा जाता था। रसायन विज्ञान का जो सबूत है वो हम लोगों को कहाँ? सिंध में मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिलता है, पंजाब में हड़प्पा में भी देखने को मिलता है। ठीक है। भारत में इसकी कहानी तो बहुत पुरानी है।
अब पुरातात्विक परिमाणों से अगर देखा जाए तो हम लोगों को कुछ और जो खुदाई वगैरह से मिले हैं जो है, और खुदाई वगैरह से साक्ष्य मिले हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं जो निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे जो है पुरानी सभ्यताओं में। तो निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग करना, इसका मतलब क्या है भाई, पक्की ईंटें हैं तो मिट्टी के बर्तनों को वो जो है बनाते होंगे, मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करते होंगे। इसके अलावा इनको पकाने का जो है विधि इनको मालूम होगा। ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान का जो आप लोग देख रहे हो, रसायन विज्ञान आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ही इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। प्राचीन रासायनिक प्रक्रम जो है माना जाता रहा है, जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तन, भाई उस पर पॉलिश की हुई रहती थी ना, ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा जो है निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का प्रयोग किया जाता था। जिप्सम सीमेंट में जिसमें कि क्या क्या मिलाया जाता था, चूना, रेत, सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता था। हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे। फेंस क्या होता है, फेंस को अगर आप लोग देखोगे तो ये एक प्रकार का कांच था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक प्रकार का कांच था, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था, आभूषण बनाने में किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा टिन और आर्सेनिक को मिला करके ये जो मूर्तियाँ वगैरह बनाने में भी प्रयोग करते थे। और टिन और आर्सेनिक को जो है मिला करके, जैसे एसन टिन है, आर्सेनिक है, एएस है, इन दोनों को मिला करके जो तांबा वगैरह है, तांबे की कठोरता को और अच्छा बनाते थे जो है, कठोरता को सुधारते थे जो है। दक्षिण भारत में मस्की और उत्तर भारत में हस्तिनापुर तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई। कहाँ पे, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर जो कि आप लोग जानते होंगे। दक्षिण भारत में भी इसके साक्ष्य मिले, उत्तर भारत में भी। उत्तर भारत में कहाँ पे, हस्तिनापुर और तक्षशिला से किसके कांच के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिले हैं। अब जो कांच होते थे इनको रंगने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, ग्लेज, ग्लेज के ऑक्साइड मिले हैं। नेक्स्ट, भारत में तांबे के धातुकर्म का प्रारंभ। भारत में जो तांबा है, आप जानते हो तांबा तो बहुत पुराना हमारे यहाँ से यूज किया जाता है। तो तांबे का धातुकर्म जो है प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। ठीक है। तो तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीकी कहाँ पे विकसित हुई, भारत में ही। आज जो आप लोग देखते हो शुद्ध रूप से हम लोग लोहा या तांबा निकाल लेते हैं, तो ये इसकी भी तकनीकी भारत में ही विकसित हुई थी। देखिए, अब रसायन विज्ञान का वर्णन हमारे वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। ठीक है। कपास को जो रंगने के काम जो करते थे वो ऋग्वेद में हमको वर्णन मिलता है देखने को। उत्तर भारत में काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सकता। यह भी एक रासायनिक रहस्य है। जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें जो काली पॉलिश थी उनको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ये समुद्र से नमक निकालने की विधि का वर्णन भी हमको देखने को मिलता है जो है। सुश्रुत संहिता में क्षारकों के महत्व को समझाया गया। क्षार जो कि आप लोग जानते हो एल्कली होता है ना, एल्कली या बेस होता है। ठीक है। क्षारकों के महत्व को समझाया गया। चरक संहिता में पुरातन काल में ऐसे भारतीयों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर, टिन और जस्ते के ऑक्साइड माने जिंक के ऑक्साइड और लोहे के सल्फेट व शीशे से क्या बनाते थे, कार्बोनेट, जो है लोहे और शीशे के कार्बोनेट बनाना जानते थे। रसोपनिषद में बारूद बनाने का वर्णन मिलता है। भारत का ही ग्रंथ है रसोपनिषद, जिसमें बारूद बनाने के बारे में मिलता है वर्णन। नागार्जुन जो कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे और उन्होंने कुछ रचना की थी, उसका नाम है रस रत्नाकार। जो है रस रत्नाकार में पारे के बारे में, पारे से संबंधित उनके यौगिकों, पारे से कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, तो उनका वर्णन जो है मिलता है। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, टीन और तांबे के निष्कर्षण का भी वर्णन का विवेचना इसमें देखने को मिलता है। काकरपाणी में मर्क्यूरिक ऑक्साइड की खोज की। काकरपाणी
ने किसकी खोज की थी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड की खोज किया था। ठीक है ना। साबुन की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। साबुन की खोज किसने किया था? कर्कपाणी ने। ठीक है, आज जो हम लोग साबुन प्रयोग करते हैं इसकी खोज कर्कपाणी ने किया था। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी सीई में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। अब सोचो जो है हम लोगों ने साबुन बनाना कब से शुरू कर दिया? 18वीं शताब्दी से ही शुरू कर दिया जो है। बारहमीर की बृहत संहिता कि छठी शताब्दी सी में क्या लिखा गया है कि दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ, जिसे आज हम लोग पुट्टी के नाम से जानते हैं, तो ये छठी शताब्दी में ही इनकी जानकारी थी। तो सोचो कितना एडवांस रहा होगा विज्ञान। और इसे जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते थे? फलों से, बीजों से, छालों के रस से बनाया जाता था, जिन्हें उबाल कर गाढ़ा करने के लिए इसमें कई प्रकार के रेजिन जो पेड़ों से निकलते हैं रासायनिक पदार्थ उनको मिलाया जाता था। ठीक है। हमारे अर्थवेद में भी रसायन विज्ञान का वर्णन मिलता है। अर्थवेद में अलग अलग प्रकार के डाइस जो आप लोग देखते हो बालों में लगाने के लिए या कपड़ों को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें हम लोग रंजक या डाई कहते हैं। इसमें कौन कौन से रंजक है? हल्दी है, मदेर है, सूरजमुखी, हरताल, कारमीज और लाख शामिल है। ठीक है। तो हम लोग अगर देखें भारत में इसकी अवधारणा जो है अविभाज्य, भारत में अगर देखा जाए तो ये माना गया है कि द्रव जो है भारत में इस अवधारणा का आगमन है कि द्रव अविभाज्य कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। अंतिम शताब्दी के चिंतन में एक भारत के तरीके से हुआ 600 बीसीई में जन्मे आचार्य कणाद। कणाद जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, महर्षि कणाद के नाम से जानते हैं। और कणाद जिनका वास्तविक नाम क्या था? कश्यप था। ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया था? परमाणविक सिद्धांत दिया था। परमाणविक सिद्धांत क्या बताता है कि सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। इन कणों को उन्होंने क्या बताया? इन कणों को उन्होंने परमाणु बताया। ठीक है। सभी पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कह सकते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया। चरक संहिता में, चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ है। सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ हमारा जहाँ आयुर्वेद का वर्णन मिलता है चरक संहिता में ही मिलता है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना, सोचिए आज जो है आप लोग अभी पढ़ रहे हो 11 में, आप लोग अभी ग्रेजुएशन में जाओगे जो है बीएससी बीए करोगे तो वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुनोगे, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुनोगे। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब आज जो है छोटी छोटी दवाइयों की साइज़ जो है छोटी हो गई है, लेकिन उनका पोटेंशियल बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। पोटेंशियल को क्या कर दिया गया? इंक्रीज़ कर दिया गया। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो आज हम लोग जान रहे हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से इसका वर्णन है किसमें? चरक संहिता में, जो है जो सबसे पुराना अर्थवेद ग्रंथ है जो है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणु का विज्ञान कहलाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा एक इससे मिलकर के बना है परमाणुओं। रसायन विज्ञान में हम लोग अणुओं और उनके संगठन का अध्ययन करते हैं जो है। तो अब हम बता सकते हैं कि जो कण होते हैं परमाणु या अणु, तो क्या आप इनको देख सकते हैं? अणुओं और परमाणुओं को क्या हम इन कणों को देख सकते हैं? क्या हम इनका भार माप सकते हैं? ठीक है। इनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे आसपास हैं कि नहीं है। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में, मान लो कोई एक पदार्थ है, ये हमारे पास क्या है कि 1 लीटर मिल्क है। अब इस पदार्थ में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात हो सकती है, कितने परमाणु कितने अणु हैं। क्या इन कणों की संख्या, उनके द्रव्यमान, उनके मध्य मात्रात्मक संबंध भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सभी हम लोग किस में जानेंगे? रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग जो है किस में किया जाता है? रसायन विज्ञान का प्रयोग जो है मौसम विभाग में, हमारा मस्तिष्क सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कार्य प्रणाली को, कंप्यूटर प्रचालन में, उर्वरकों में, क्षारों में, अम्लों में, लवणों में, रंजकों में, बहुलकों में, दवाओं इत्यादि में जो है हम लोग रसायन विज्ञान का प्रयोग करते हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक, जो प्राकृतिक स्रोत हैं पेड़ पौधे हैं, तो उनसे जो है जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण भी जो है हम लोग इसके सहायता से करते हैं।
इसके अलावा कैंसर के चिकित्सा में प्रभावी औषधि कौन सी है? सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल। ठीक है। अभी आप लोग को ये चैप्टर है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये जैसे मैंने नाम बताया सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल, तो आप सोच रहे होगे कि अरे ये हम लोग को नहीं पढ़ना, बायोलॉजी वालों को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अभी जब आप लोग 12th में जाओगे तो इस पर पूरा एक चैप्टर ही बेस्ड है जो है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है अभी इतने से ही याद कर लो। कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ कौन सी हैं? सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल। और एड्स से ग्रस्त रोगियों को उपचार के लिए कौन सी दवाई दिया जाता है? एजिडोथाइमिडीन, AZT, AZT। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आज रसायन विज्ञान का सहायता से आज हम लोगों ने चुंबकीय, विद्युतीय, प्रकाशीय गुणधर्म को भी जान लिया है। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अतिचालक के बारे में जान लिया, कंडक्टर के बारे में जान लिया है, सिरेमिक, कुचालक सुचालक के बारे में हम लोगों को मालूम चल गया है, प्रकाशिक फाइबर के बारे में मालूम चल गया है, जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं ना। इसके अलावा जो है कुछ पदार्थों को भी हम लोग संश्लेषित कर सकते हैं रसायन विज्ञान की सहायता से। तो रसायन विज्ञान में अगर पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषणों से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा चुका है। जैसे आप लोग जानते हो ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लेशन किसके कारण होता है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है, परंतु अभी तक पर्यावरण की अनेक समस्याएं जो है रसायन विज्ञान के लिए जो है, जो जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए चुनौती भरापूर्ण है, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अभी तक वैज्ञानिक जो है सुधार नहीं पाए हैं और उसको सही नहीं कर पाए। इसी में से एक समस्या आप लोग देखते होंगे पॉलीथीन की। ठीक है ना, पॉलीथीन की समस्या जो है, अब रसायन विज्ञान के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का भी प्रबंधन की व्यवस्था कर लिया गया है। नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य बचपन से ही पढ़ा है। द्रव्य, इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मैटर के नाम से जानते हैं। कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ठीक है। जैसे आपके सामने मैं ये एक पेन बना दे रहा हूँ। चलो, ये क्या है? एक पेन बना दिया जो है। ठीक है। अब इस पेन में आप लोग देखोगे ये क्या करेगा? जगह घेरेगा। ये कुछ जगह घेर रहा है और इसमें कुछ भार भी है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? द्रव्य कह देंगे। ठीक है। तो द्रव समझ में आया। ठोसों में कण क्या होते हैं? एक दूसरे, अब द्रव की आप जानते हैं द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? द्रव की अवस्थाएं की बात किया जाए तो द्रव जो होते हैं ना, द्रव की भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं अभी आप लोग पढ़ोगे जो है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? द्रव की केवल और केवल यहाँ पे हम लोगों को भौतिक अवस्था ही देखने को मिलती है। ठीक है ना। अभी आगे हम लोग रासायनिक अवस्था भी देखेंगे। तो भौतिक अवस्थाएं में कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमको जानने को मिलेगा जो है। ठोस, जैसा कि आप नाम से ही सुने होंगे, इनके अणु क्या होते हैं? एक दूसरे के ज़्यादा पास में होते हैं। ठीक है। इनके बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल भी अधिक होता है। अं हाँ देखिए, ठोस मैंने क्या बताया? अणु क्या होंगे? पास पास होंगे। और क्या होंगे? अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होगा। ठीक है भाई, अणुओं के बीच क्या है? आकर्षण बल अधिक है। अब इनके बीच में स्थान क्या होगा? अंतरा आणविक स्थान कम होता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अंतरा आणविक स्थान कम होता है। गतिज ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे? भाई अणु तो गति कहाँ कर रहे हैं? जब गति नहीं कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी या बहुत ही कम होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होगी। ठीक है।
क्यों? क्योंकि अणु जो है बहुत पास पास में है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो समझ में आ गया आप लोगों को ठोस। अच्छा, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये हम लकड़ी का एक बॉक्स लिए हैं, तो इसका आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्रव्य। द्रव क्या होता है? द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। ये द्रव लिक्विड है जो है। अब द्रव्य जो होता है, अगर आप लोग देखो तेल जो है, तेल को बॉटल में रखे हो तो बॉटल के शेप का है, कटोरी में रख दो कटोरी के शेप का। माने जो आयतन है वो तो निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन क्यों निश्चित है? भैया आप लोगों ने जो तेल लिया है, मान लो तेल इसमें बोतल में आधा लिया जो है, आधा लीटर ही लिया है। अब इसका आयतन तो निश्चित है, कटोरी में डालने के बाद आपका ऐसा तो है नहीं कि बढ़ जाएगा जो है। तो आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। फिर अणु को आप लोग देख लो, इसके अणु क्या क्या होते हैं? थोड़े थोड़े ठोस के अपेक्षा दूर पे होते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होगा। ठोस की अपेक्षा कम होगा। नेक्स्ट, आज गतिज ऊर्जा इसमें क्या हो सकती है? गतिज ऊर्जा को देखो अगर आप लोग, गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णन कर सकते हो। गैस क्या होती है? पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है, गैस जो है ये पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसका ना तो आकार और ना ही आयतन, दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होगा? दोनों अनिश्चित होगा।